फंक्शन हमारा होता है ए टू बी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं फंक्शन हम ए टू बी डिफाइन करते हैं, वो एक रिलेशन होता है। तो हम कहते हैं अ रिलेशन इज फंक्शन, यानी इज सेड टू बी अ फंक्शन। कब फंक्शन कहलाएगा? जब हम कहेंगे कि डोमेन जो है उसकी डोमेन इज इक्वल टू ए हो जाए, यानी उस फंक्शन की, यानी जो भी एलिमेंट हम ले वो यहाँ से हो, तो डोमेन उसकी ए हो। और हम ये भी कहते हैं डोमेन डज नॉट रिपीट। तो ये दो कंडीशन है फंक्शन की। ठीक है, तो हम ये दो कंडीशन कहते हैं फंक्शन कब होता है, जब हमारा रिलेशन एक फंक्शन तब बनेगा जब हम डोमेन हमारा ए हो सेट और डोमेन जो है वो रिपीट ना हो। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। वो हमारे पास एग्जांपल ये है कि अगर मैं एक लेता हूँ रिलेशन, तो फिर यहीं से हमें चलना पड़ेगा। फंक्शन के लिए हमें पहले सेट सीरीज चाहिए, तो हम दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफ़ाइन करते हैं ए क्रॉस बी, जिसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर्स होते हैं। फिर हम रिलेशन डिफ़ाइन करते हैं जो कि सबसेट होता है इसी ए क्रॉस बी का, यानी इसके जो भी सारे सबसेट होंगे सारे रिलेशन बनेंगे। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 4 16 उसके सबसेट बनेंगे, और सारे सबसेट क्या होंगे? हमारे रिलेशंस होंगे। तो वो रिलेशन फंक्शन कब बनेंगे वो हमने अभी डेफिनेशन देखी कि किस केस में वो हमारा बन रहा है, जब हमारी डोमेन रिपीट ना हो और इसके अलावा डोमेन पूरी ए हो। यानी अगर मैं रिलेशन एक लेता हूँ और क्योंकि वो ऑर्डर पेन होंगे उसमें, तो मैं कहता हूँ वहाँ पे 1 2 है, 2 3 है और 1 3 है या 1 4 है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे इशू क्या है? 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, 1 पे 4 आ गया, यानी एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ गई, यानी डोमेन रिपीट हो गई। तो इस वजह से हम ये कहेंगे ये हमारा फंक्शन नहीं है। अगेन हम फिर ये कह सकते हैं अगर आर हमारा है 1 1 या 1 2 1 2 1 2 3, अब हम वो कंडीशन नहीं लिखा रहे, फिर हम लिख रहे हैं 3 2। ठीक है, अब इशू क्या है? अगर मेरे पास ये है और ए मैंने डिफ़ाइन किया है सेट, जो कि है हमारा 1 2 3 4, तो ये सेट अगर ये 1 2 3 4 है यहाँ पे, तो डोमेन में सिर्फ एक 1 आया है, 2 आया है और 3 आए हैं, 4 नहीं आया, क्योंकि डोमेन हमारी ए के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। फिर हम कहते हैं डोमेन अगर रिपीट हो गई फिर भी ये फंक्शन नहीं है। तो दोनों केसेस में हमारा ये फंक्शन नहीं बन रहा। तो फंक्शन होने के लिए ना तो डोमेन रिपीट होनी चाहिए, ना ही वो उसके इक्वल ना आना चाहिए। अगर इक्वल है तो हमारा फंक्शन बनेगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती हैं। फिर हम कहते हैं कि टाइप से हमारी, तो हम नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप से हमारे पास होता है एक 1 1। तो 1 1, तो देखिए 1 1 तब होगा जब पहले फंक्शन होगा, यानी फंक्शन वाली कंडीशन वो दोनों रहेंगी। अब ये एक्स्ट्रा कंडीशन है, हम कहेंगे अ फंक्शन, पहले तो वो फंक्शन हो, अ फंक्शन इज़। अब 1 1 हम वो से लिखें या ऐसे भी लिखते हैं 1 1 इफ़ हम कहते हैं एवरी इनपुट हैज़ यूनिक आउटपुट। अब थोड़ा फ़र्क यहाँ पे क्या है? एक वो था कि डोमेन रिपीट ना हो, और एक ये है कि हमारे पास यूनिक आउटपुट हो। यानी इसका मतलब ये है अगर 1 है 2 है 3 है, तो हर किसी पे वैसे एक पे 2 नहीं आ सकते। अगर यहाँ पे ये कैसे कि 2 पे 1 ना आए, यानी 2 इनपुट हैं तो आउटपुट भी 2 ही आने चाहिए। अगर इनपुट बराबर हैं तो आउटपुट बराबर आने चाहिए। अगर इनपुट अलग अलग हैं तो आउटपुट भी बराबर अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं हो। यानी अगर मैं -1 पुट कर रहा हूँ फिर भी 1 आ रहा है, 1 पे भी 1 आ रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा मगर फंक्शन होगा। ठीक है, फिर हम कहते हैं ये आंट, दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है आंट। ठीक है, रेडी, ये हमारा है आंट। अब आंट को थोड़ा समझने के लिए ये देखते हैं हमने फंक्शन डिफ़ाइन कैसे किया था। फंक्शन हमने लिया था ए से लेके
बी तक। तो और कुछ नहीं है, ये टाइप जो है ना वो असल में रिस्ट्रिक्शन होती है। तो ये जनरल फंक्शन था, अब ए पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, यहाँ से एलिमेंट रिपीट भी ना हो और जो एक इनपुट है उस पर एक आउटपुट हो। अब हम कंडीशन इस बी पे लगाएंगे तो हम कहेंगे ये हमारा फंक्शन आंट होगा। कब होगा? हम कहते हैं जब रेंज हमारी जो है ना वो हमारी रेंज इस फंक्शन की वो बी के बराबर हो। जैसे हम कह रहे थे डोमेन ए के बराबर हो, अब रेंज बी के बराबर हो। इसका मतलब क्या है? एक चीज़ हम ये देखते हैं। अब इसको ग्राफिकली मेट्रिक की बुक में भी लिखा हुआ है और इंटर की बुक में भी है, वो हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बना देता हूँ, फिर हम सिर्फ उसमें इनपुट्स डालेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स के लिए हैं, कुछ हमारे पास फंक्शन बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। अब हम कहते हैं यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 1 और 2 है, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 1 2 3। अब थोड़ा मैं कलर इसमें चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ ये ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। अच्छा, सी को फ़िलहाल हटा देते हैं, हम सिर्फ ए बी रखते हैं और यहाँ पे हम रखते हैं ए बी सी डी। ठीक है, और हम कहते हैं यहाँ पे ए और बी। ठीक है, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे हम कहते हैं ए है, बी है, सी है और डी भी है यहाँ पे। फिर हम और भी ठीक है देखते हैं। अभी हम एक मैप बना रहे हैं, जैसे वो 1 2 1 3 1 4 होता है ना, यहाँ पे भी ऐसे ही 1 बी 1 ए, तो इसको ग्राफिकली हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, फरहान ने हाथ रेस किया है, बोलें। जी फरहान, या ऐसे ही किया है? सवाल है तो पूछ लें वरना कंटिन्यू करें। ठीक है, तो हम अब मैप के लिए थोड़े और कलर यूज़ करते हैं। हमारे पास अगर ये चीज़ है, ठीक है, फिर एक हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, दूसरा हमारे पास, ठीक है, ऐसे ही है, और एक हमारे पास है इस किस्म का। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी सी और इस केस में हमने ये लगा दिया। ठीक है, यहाँ ए बी लगा के हमने ये लगा दिया। अब ये 6 एग्जांपल्स बन गए हैं। अब इनमें से फंक्शन कौन से होंगे? अब हम डेफिनेशन वेरीफाई करेंगे। पहले में मतलब इशू क्या है, 1 2 तो है, 3 किसी पे मैप नहीं, यानी 3 पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा, हालांकि ये हमारा ए सेट है, ये बी है। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है और हमने ये फंक्शन डिफ़ाइन किया है। ठीक है, तो ए और बी है, तो ए में इशू क्या है? पहले पहले सवाल में इशू ये है कि उसमें 3 रह गया है। दूसरे सवाल में इशू क्या है? 3 पे 2 आउटपुट आ रही हैं, तो ठीक है, मैंने यहाँ लगा दी, ये है 3 पे 2 आउटपुट आ गई हैं। ठीक है, तीसरे में से तीसरा सही है क्योंकि वो फंक्शन है। चौथे में क्या है? अगर तीसरे में थोड़ा हम, जी यहाँ सी भी लगा देते हैं। पहले में ये इशू है कि यहाँ पे 3 रह गया, दूसरे में ये इशू है कि एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ गए, यानी ये दोनों फंक्शन। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ शॉर्टकट के लिए, हम थोड़ा ये यूज़ करते हैं ट्रिक के, अगर हमें बताना है ये फंक्शन है या नहीं, तो एफ़ लिखें और क्रॉस लगा दें, ये एफ़ लिखें और ये क्रॉस लगा दें। जो फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन है तो हमने एफ़ लिख दिया, ये भी फंक्शन है, यहाँ पे एफ़ लिख दिया, ये भी, ये अगेन एफ़ नहीं होगा फंक्शन, फिर ये वाला हमारा हो जाएगा। अब हम जो हैं फिर उस पर आते हैं, ये कौन सा टाइप है। लाजमन ये भी नहीं है कि वो हमेशा कोई ना कोई टाइप हो, मगर ये हम डेफिनेशन वेरीफाई करेंगे सारे। जो भी हम एग्जांपल लेते हैं या जो भी हम जस्टिफिकेशन देते हैं विथ एग्जांपल, जो भी होता है वो हम डेफिनेशन से वेरीफाई करते हैं। तो पहले वाला डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि 3 रह गया, दूसरा वाला भी डेफिनेशन दूसरी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि 3 पे 2 आउटपुट आ गए। तीसरे में सही है क्योंकि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट है, वो 1 1 भी हो गया स्पेशली। ठीक है, और चौथा क्या है हमारे पास? अब चौथा और 1 में ये मैं हॉरिजॉन्टली पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं नाम नहीं लिखे मैंने, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये तीसरा फंक्शन है, ये चौथा फंक्शन है, ये पांचवा है और ये छठा है। ठीक है, चौथे में सही है और तीसरा और चौथे दोनों फंक्शन है। तीसरा हमारा 1 1 होगा
और चौथा भी हमारा 1 1 होगा, क्योंकि कि हर इनपुट पे एक आउटपुट है। पांचवा आगेन फंक्शन नहीं है, और छठा जो है वो ऑन टू है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ए बी है और वो सारे पूरे हैं, यानी जो रेंज है उसकी वो ए बी है, और जो बी सेट है वो भी ए बी है। हालांकि जो अगर मैं चौथे क्वेश्चन में देखूँ और तीसरे में देखूँ तो उसमें क्या है, रेंज हमारी ए बी है दोनों में, एक में ए बी है दूसरे में ए बी सी है, मगर रेंज एक में ए बी सी नहीं है, मगर सिर्फ ए बी है। और जो बी सेट था उसमें सी भी था एक्स्ट्रा। सिमिलरली जो चौथा सवाल है उसमें एक्स्ट्रा डी है, हालांकि वो हमारा रेंज में नहीं है। तो जब हमारा रेंज इक्वल हो हमारा बी सेट के, तो हम कहते हैं ये हमारा फंक्शन ऑन टू है। क्लियर है ये चीज़ें? ये ग्राफिकली हैं, तो ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं आपके, या फिर हम बाय डेफिनेशन कह सकते हैं। अगर यही हमें ऑर्डर पेयर में लिखूँ, पहले को तो 1 लिखूँगा और 2 बी लिखूँगा, और हमें ए और बी वो खुद बताएंगे सेट क्या है, ताकि हम वो जस्टिफाई कर सकें। वो मैट्रिक की अगर आप 1 पॉइंट आपकी 3 है, तो 1.3 को अगर मैट्रिक की बुक से देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। उसमें क्वेश्चन बहुत सारे पड़ेंगे, रिलेशंस के भी हैं, फंक्शंस के भी हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 है, क्लास 10 की सेंस टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट करें तो फंक्शन में यही चीज़ें हैं। फिर हम ये करते हैं कि फंक्शन अगर हो गया तो फिर उसकी ये कि इन्वर्स कैसे निकालें, उसका और डोमेन कैसे निकालें, वो हमारी अलग टॉपिक है। यहाँ पे फंक्शन हम बाय डेफिनेशन कहते हैं फंक्शन है क्या और उसके किस्म कौन से हैं। और एक बहुत आ सकते हैं मगर वो इंटर की मैथ में, तो मैं वो उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा। इन्वर्स फंक्शन भी है और इवन ऑड बहुत सारे फंक्शन टाइप हैं, वो हमारे इस कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो बीबीए के लिहाज से या जो फ़ेज़ 1 में जो टेस्ट हो रही है वो इंजीनियरिंग साइड नहीं है, फ़ेज़ 2 में है। जो 29 को हो रही है वो सिर्फ बीबीए साइड के हैं, यानी जो सारों की यही मैथमेटिक्स है बेसिक वाली। ठीक है, और कोई टॉपिक? सर इन्वर्स और डोमेन निकालना ये नहीं आएगी। हाँ, ये मतलब श्योर में नहीं हूँ, मगर क्योंकि इसके चांसेस कम है, क्योंकि कुछ देते भी हैं। अगर मैं इन्वर्स फिर भी ठीक है बता देता हूँ आपको इन्वर्स कैसे निकलता है। बाकी जो डोमेन है वो आपकी फंक्शन की नहीं आती डोमेन, मतलब एज ए कम्पेयर जैसे ये होता है ना हमारा, जो हम मैट्रिक के लिहाज से देखते हैं, तो मैट्रिक में जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ रिलेशन डिफाइंड है, तो उसका आता है। तो मैं जो फंक्शन कह रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू अलजेब्रा कह रहा हूँ। जैसे अगर लिखा होता है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है 1/2x+3, अब इसकी डोमेन ये हमारी इंटर की टॉपिक है, क्लास 10 की है। हाँ, इन्वर्स में बता देता हूँ। इन्वर्स के लिए तो ये इस किस्म के नहीं होंगे। अगर मैं लिखूँ y इज़ इक्वल टू, यानी y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो कैसे डिफाइन किया हुआ है? फॉर एग्जांपल 3x+4 है। ठीक है, y बराबर, तो हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड को डोमेन? अच्छा, को डोमेन और डोमेन, एक तो होती है डोमेन जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, और होती है को डोमेन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट। ये थोड़ा लफ्ज़ ध्यान दें, पॉसिबल आउटपुट। और होती है रेंज जो होती है सेट ऑफ आउटपुट्स। एक होता है पॉसिबल और दूसरा सिर्फ आउटपुट, यानी जो जवाब आ रहे हैं वो हमारी रेंज है, जो आ सकते थे वो हमारी को डोमेन है। तो अगर मैं ये कहूँ, अगर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ ना रियल नंबर से रियल नंबर तक, तो अगर मैं x² लिख रहा हूँ तो हालांकि जो भी मैं पुट करूँगा उसका जवाब प्लस में आएगा, यानी r प्लस में जवाब आएगा, r नेगेटिव नहीं आ सकता। r नेगेटिव आ सकता था, अगर आता तो हमारा वो कोड डोमेन में चला जाएगा। अगर मैं फंक्शन ही डिफ़ाइन करता हूँ रियल से r प्लस तक, तो ये फंक्शन हमारा फिर ऑन टू की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो हम बी सेट कह रहे हैं ना वो असल में कोड डोमेन है, जो रेंज है, जो आउटपुट्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे y इज इक्वल 3x+4 कह रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं या इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, हम लिखते हैं। ठीक है, फाइंड हाँ ठीक है, फाइंडिंग इन्वर्स। ठीक है, फाइंडिंग इन्वर्स का मतलब क्या है कि हम इन्वर्स निकालेंगे, तो हम पहले दो स्टेप्स हैं। अब दो स्टेप्स में ये है, पहला हम कोई भी स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। तो दो स्टेप में क्या है, पहले हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर एक्स
अगर एक्स के लिए सॉल्व करें क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। और दूसरा स्टेप है रिप्लेस रिप्लेस वाई विथ एक्स। तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर एक्स माइनस 4/3। तो ये हमारा एफ इन्वर्स हो गया और ये हमारा एफ था ओरिजिनल, ये हमारा एफ था। तो इन्वर्स निकालने के लिए ये भी कर सकते हैं, पहले आप रिप्लेस करें फिर सॉल्व करें, फिर सॉल्व हम वाई के लिए करेंगे ना कि एक्स के लिए, क्योंकि हम पहले रिप्लेस कर चुके हैं। तो दो स्टेप्स ही हैं इसके, तो दो फॉलो करें तो आपका ये इन्वर्स निकल जाएगा इजी वे से, कोई भी इक्वेशन हो। हाँ, कुछ का इन्वर्स ज़रूर नहीं है कि ये हर किसी का इन्वर्स निकले, तो कुछ का निकलता है, क्योंकि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो तो फिर हम हाँ ये कर सकते हैं कि उस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करें, फिर हम कर सकते हैं जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो मैट्रिक में इंक्लूडेड है, तो वहीं से भी मतलब वो आएगा तो नहीं, वो लंबा प्रोसेस है। डायरेक्टली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे सकते हैं, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व हो सकती है। कंप्लीट स्क्वायर एक पूरी टेक्निक है, वो जब हम किसी क्लास में पढ़ते हैं या कहीं पे कोर्स होता है तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। हाँ, अगर ये ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि फिर हम कंप्लीट स्क्वायर, इसको अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो कौन सा टर्म ऐड करें, तो फिर ये इस किस्म के सवाल आते हैं जिसमें हम वो लास्ट का मिडिल टर्म या लास्ट टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्स निकालने का ये इजी तरीका है। और कोई क्वेश्चन या टॉपिक या फंक्शन में कोई चीज़ रह गई? अच्छा, मैसेजेस इतने आए हैं, मैं मैसेजेस कम देख रहा था। ठीक है, ठीक है, सही है, यही है। क्लियर हैं ये चीज़ें? पार्टिसिपेंट भी माशाल्लाह बढ़ गए हैं आज। और कोई फंक्शन में कोई इशू? ठीक है, फंक्शन में कोई इशू नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब फंक्शन के अलावा कोई टॉपिक बताया, अब इन्होंने बता दी। और किसी को कोई इशू किसी टॉपिक में, क्योंकि जो टॉपिक बताएगा तो उस लिहाज से वो हम बाकियों की भी क्लियर हो जाएगी और हम वहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो क्लियर है ऑलरेडी उनको करने से टाइम वेस्ट होगा। और कोई टॉपिक है? टाइम भी पड़ा है अभी तक। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मेरे पास बोर्ड है, मगर आज लाइट का थोड़ा आने जाने का इशू है, बीच में क्लास डिस्टर्ब होती, तो ये डायरेक्टली हम आज इस पे करें। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक, फिर हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दूं मैं। एक होती है इक्वेशन, एक होती है एक्सप्रेशन, एक होती है इनइक्वलिटी। तो थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। अगर कहीं अगर लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल 2x+3, ठीक है, दूसरा भी लिखा हुआ है 2x+3 और तीसरा भी है 2x+3। अब ये तीनों एक्सप्रेशन हैं। अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम 2x+3 ये हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। और ये अगर इक्वल टू मैं इसको 4 कर दूं तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। जहाँ पे इक्वल की साइन है तो इक्वेशन बनेगी। जहाँ पे लेस देन 4 हो या ग्रेटर देन 4 हो या लेस देन आर इक्वल या ग्रेटर देन आर इक्वल वाट एवर, तो हमारे पास ये बन जाएगी इनइक्वलिटी। ठीक है, तो मैंने जो है ना वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत को आता है। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ में बहुत सारों को इशू होता है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी सॉल्व कैसे करें, क्योंकि उसके आंसर सवाल आते हैं, क्योंकि वो मैट्रिक में वैसे तो नहीं है। हमारे पास फर्स्ट 9th में, सॉरी,
लीनियर इनइक्वलिटीज़ हैं, क्वाड्रेटिक नहीं है उसमें। मगर क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी का कहीं पे भी आ सकता है, तो वो भी मैंने यूट्यूब पे अपना वीडियो डाला है, वो कोई अगर देखना चाहे तो वहाँ देख सकता है। मैं ये वीडियो भी वहीं पे अपलोड करूँगा जो रिकॉर्ड में ही हो रही है, ठीक है। तो ये है एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है और इनइक्वलिटी है। अगर हम एक्सप्रेशन पे आएँ तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है ना अलजेब्रिक बहुत सारे होते हैं। 4x+1 3y + 5 है। फिर यहाँ पे हम एक होता है अलजेब्रा, एक होती है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में हम सिर्फ नंबर्स पे डील करते हैं और अलजेब्रा में हम वेरिएबल और नंबर्स को डील करते हैं, तो ये थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है। अब अलजेब्रा में फिर जब हम एक्सप्रेशन की बात कहते हैं, फिर हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल किस चीज़ को कहते हैं? पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। अगर पॉलिनोमियल की फिर होती है डिग्री। फिर क्योंकि ये अब मैं लिखूँगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो मैं वर्बली बता रहा हूँ। तो डेफिनेशन ये लिखी हुई होगी कि वाट इज़ मतलब वो डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ऑप्शन में होगा डिग्री है क्या है, ये वो चीज़ें हैं। तो डिग्री की डेफिनेशन क्या है? हम कहते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ ऑन अ वेरिएबल। जो मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल पे, वो हमारी क्या होगी? वो डिग्री कहलाती है, ठीक है। और फिर हम कहते हैं एक कैटेगरी आती है। अगर डिग्री 2 हो तो हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, डिग्री 1 हो तो लीनियर कहते हैं, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक कहते हैं, अगर डिग्री 0 है तो हम उसको कांस्टेंट कहते हैं। फिर एक क्लासिफिकेशन आती है बाय टर्म। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। अगर 3 के ऑनवर्ड हम उसको डायरेक्टली पॉलिनोमियल कहते हैं। तो कुछ भी डिग्री हो, कुछ अगर 3 से ज़्यादा टर्म हो गए, अगर हाँ डिग्री 3 है तो हम इसको पोलिनोम क्या कहेंगे? हम पोलिनोमियल कहेंगे, मगर उसको अलग से नाम है उसका क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है, 2 है तो आप उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। अगर डिग्री भी 3 से 4 को भी फिर हम बाय क्वाड्रेटिक कह देते हैं। अगर डिग्री 5 है, डिग्री 6 तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री दिस, जो भी हो 5 हो 6 हो वटेवर। तो उसके में टर्म कितने भी हों, अगर डिग्री के लिहाज से हम 4 के आगे हम उसका नाम विच नंबर वो पढ़ते हैं, इस डिग्री का पोलिनोमियल है। और टर्म में भी ये 3 तक हम नाम देते हैं, इसके आगे हम कहते हैं भाई ये पोलिनोमियल है, यानी 3 से आगे ये मैनी में चला गया। अब सॉल्व करने का एक्सप्रेशन कभी सॉल्व नहीं होता, ये थोड़ा समझ लें। इक्वेशन सॉल्व होती है, इनइक्वलिटी सॉल्व होती है, एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं होता। सिमिलरली अगर लीनियर इन इक्वेशन है तो उसका एक सोल्यूशन, यानी मतलब क्या, एक नंबर ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ऐसे नंबर्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ फिर केस आता है कि या वो रियल होंगे या रियल नहीं होंगे। अगर मैट्रिक की हद तक देखें तो वो रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक देंगे ही। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपने मैट्रिक से नहीं पढ़े होते हैं, तो आपको सिर्फ वही सवाल देते हैं जिसमें आपके पास आ जाते हैं रियल नंबर सोल्यूशन, ठीक है। तो डिग्री जितनी उतने उसके सॉल्यूशन। अगर फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का थोड़ा सा टच दें तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। तो अगर डिग्री 2 है तो या तो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे या दोनों रियल होंगे। इसमें ये नहीं है कि एक कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स हमेशा अपने कॉन्जुगेट के साथ आता है। अब कॉन्जुगेट क्या है वो अलग से टॉपिक है कि अगर हमारा z बराबर a प्लस आयोटा b है ना, तो हम इसको कहते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल सा नंबर है। a और b खुद रियल नंबर्स होंगे। अब आयोटा की वजह से, आयोटा क्यों लिखते हैं हम? असल में आयोटा तब अराइज हुआ जब हमारे पास रेडिकल में -1 आ गया। तो हम कहते थे, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा हम क्या नाम दें? हमने कहा भाई जो भी रेडिकल में माइनस आ गई उसके साथ आयोटा। अगर माइनस का 4 आ गया तो 4 का तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अब माइनस का क्या करें? इस माइनस की जगह ये आयोटा दे दें। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया इमेजनरी नंबर्स का। तो ये पूरा नंबर मिला के, रियल और इमेजनरी मिला के, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और कॉन्जुगेट सिंपल सी चीज़ है, इस आयोटा वाले की साइन चेंज। अगर एक आधा सवाल कहीं कहीं आ गया फिर कहेंगे कि ये नहीं पढ़ा था। तो कॉन्जुगेट सिंपल सी चीज़ें समझ सकते हैं अगर आयोटा वाले की निशानी चेंज करें। बाकी नंबर कोई भी हो, अगर लिखा हुआ है 2 आयोटा प्लस 3 फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट हम ये नहीं करेंगे बाद वाले का, तो हम आयोटा वाले की साइन चेंज करें तो ये -2 आयोटा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट होता है एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स क्या है? किसी भी नंबर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें उसका एडिटिव इन्वर्स। 2 है तो -2, 3 है तो -3, 4 है तो -4। अगर इसका देखें पूरे कॉम्प्लेक्स का, तो दोनों में माइनस आ जाएगी, ठीक है। दोनों की सिंबल चेंज। अगर
मैंने माइनस का मतलब है सिंबल, क्योंकि अगर माइनस ऑलरेडी है तो वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो एडिट इन्वर्स इंटीजर्स का भी होता है वैसे। अब कॉम्प्लेक्स में भी और कुछ नहीं है, दोनों पार्ट का अलग अलग हो जाएगा। ये थोड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। वैसे तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में हम आ गए, मगर कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि पंजाब बोर्ड की 9th में भी है, थोड़ा हम वो भी देख लेते हैं इसलिए, क्योंकि डायरेक्ट टेस्ट से डायरेक्ट में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 9th की जो आगा खान बोर्ड है उसमें 9th में कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है, हमारे वाले सिंटेक्स में नहीं है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक वहाँ पे एडवांस है, मगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हम थोड़ा बहुत ऐसे देख सकते हैं, एटलीस्ट एडिट इन्वर्स और उसका कॉन्जुगेट। इसके अलावा जो मैं वहीं पे आता हूँ, जो कहते हैं कोई सोच रहा होगा कि हमने एक्सप्रेशन को नहीं देखा, तो एक्सप्रेशन सिंपली सॉल्व नहीं होता, हाँ सिंप्लीफाई होता है। अगर मेरे पास लिखा हुआ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 2x + 3 का होल स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है, सॉरी सिंप्लीफाई करना है। तो होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास है a + b होल स्क्वायर, तो हम a का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे और 2ab दे देंगे। 2a की जगह 2x, b की जगह 3, तो ये बन जाएगा ओवरऑल 4x² प्लस का बीच में, ठीक है हम 2ab पहले देते हैं, 2 4 4 12x और +9, तो ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगी सिर्फ, यहाँ पे 2ab है, उसमें कोई स्क्वायर वाले में कभी भी साइन चेंज नहीं होती। हाँ अगर a + b a - b, वो आपकी बार फार्मूले देखे होंगे 8th में या मैट्रिक में देखे होंगे अलजेब्रा के। ठीक है, तो एक्सप्रेशन थोड़ा सिंप्लीफाई होता है, मॉडिफाई होता है, मगर सॉल्व नहीं होता। इक्वेशन सॉल्व होती, क्योंकि सॉल्व का मतलब है सॉल्यूशन निकालना, तो सॉल्यूशन उसका निकलेगा जो यहाँ पे नीड होगी, तो इक्वेशन में हम करते हैं। तो एक्सप्रेशन में खास करके क्या होता है, या तो मैट्रिक के चैप्टर 4 के लिहाज से देखें तो मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, ये सारी हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा देखें ना, वही हमारा 5th चैप्टर में आ रहा है, वही रिवर्स प्रोसेस का फैक्टराइजेशन। यानी अगर हम जो फार्मूला अप्लाई करते हैं ना चैप्टर 4 में मैट्रिक की सिंटेक्स को की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 में हम जो भी चीज़ें करते हैं ना, खास करके 4.5 या 4.4 के आगे, जो 4.4 से लेके या 5 से लेके 4.10 तक जो भी चीज़ें हम करते हैं, वही हम चैप्टर 5 में रिपीट करते हैं, मगर विथ रिवर्स प्रोसेस। यानी जो चीज़ हम अगर ये एक्सपेंड करके हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो वही हम चीज़ करेंगे चैप्टर 5 में, हम ऐसे जाएंगे, सॉरी चैप्टर 5 में हम वापस जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 और 5 रिवर्स प्रोसेस हैं आप एक दूसरे के। तो 4 में हम मल्टीप्लिकेशन करके वो लेके आते हैं, फिर हम मिडिल पर टर्म ब्रेक करके फिर वापस वही फैक्टर्स लेके आते हैं। यानी दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्सप्रेशन आ गया, फिर एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया तो वो फिर फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो एक इसका सॉरी एक्सप्रेशन का ये चीज़ होती है। हाँ, इक्वेशन का क्वाड्रेटिक है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उसका मिडिल टर्म ब्रेक करके वो सॉल्व कर सकते हैं, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और कोई इशू? अब एक्सप्रेशन का पूरा देखें, चैप्टर 4 मैट्रिक का पूरा सा है, हम वो तो नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूलाज बहुत ने किए होंगे। अगर कहीं पे डिफ़िकल्टी किसी को है, वो डीएम कर सकता है मुझे, डायरेक्ट मैसेज करें, व्हाट्सअप पे करें, भले आप ग्रुप पे ही कहीं बता दें कि ये सवाल है मेरा जो नहीं हो रहा मुझसे, तो मैं वो जब सेशन होगा या फिर अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आपको वहीं ग्रुप में ही रिप्लाई कर दूँगा, ताकि वो बाकी को भी उसका आंसर आ जाए। ठीक है, तो ग्रुप में मैं अवेलेबल हूँ, मेरा मेरा कांटेक्ट भी है, कहीं पे कोई क्वेश्चन हो तो अच्छा ये है कि ग्रुप में भेज दें, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे भी तो मैं कहो ना कहें तो मैं ग्रुप में रिप्लाई कर दूँगा, क्योंकि ग्रुप में ये होगा कि जिनका मतलब नहीं शायद उनको सवाल हो मगर उन्होंने पूछा ना हो, तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक्स ऐसे ही कवर हो जाती है, एक सवाल एक ने पूछा, दूसरे ने दूसरा पूछा, तो दोनों के दोनों सवाल कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 30 मिनट्स हुए हैं, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बस 30 मिनट्स की, ये काफ़ी है इसकी। मैं क्योंकि स्टूडेंट ठीक थे आज, 5 आज मतलब 6 थे, अभी 5 हो गए, अच्छे थे आज स्टूडेंट, क्योंकि टाइमिंग अगर देखी तो ये रखेंगे अगर इशू नहीं हुआ तो, क्योंकि
कि हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जहाँ पे अवेलेबल हों तो वो बेहतर है, तो वो टाइमिंग जो भी बने। तो कल मैं अपने गांव जा रहा हूँ थोड़ा काम से, मतलब आज गया था सक्कर, तो वहाँ पे वापस आ गया। कल मैं वहीं गांव में हूँ तो वहाँ इंटरनेट का है ही नहीं अवेलेबल। तो क्लास अगर कहें तो टाइमिंग ये रख सकते हैं, अगर इशू नहीं है। अगर कहें तो फिर हम टाइमिंग जो है ना 6 बजे भी कर सकते हैं। 6 बजे मुझे भी सही लग रहा है, 6 बजे अगर करें ठीक है। तो ग्रुप में रिप्लाई कर दें या डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दें, जो टाइम ज़्यादा जो स्टूडेंट जो कहेंगे मैं उस पर फीसबल। जो एक मेरी ट्यूशन सुबह में होती है, एक शाम में होती है फ़िलहाल। जब तक सखराई भी ओपन हो तो फिर वो वहाँ पर रिसोर्स सेंटर की जॉब फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो फ़िलहाल ऑफ है तो मैं फ़िलहाल फ्री हूँ। ठीक है, तो जितना हो सके आप देख लीजिए, तो मैं अवेलेबल हूँ आपके साथ। थैंक यू।